अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने टीएलपी का जो फर्स्ट चैप्टर था रिफ्लेक्टिव राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे पास है, जिसमें स्टेजेस ऑफ लर्निंग, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड वेलबींग है। सबसे पहले इसकी ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हमने सबसे पहले लर्निंग की स्टेजेस पढ़नी है, डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़नी है, और इसके अलावा हमने फिजिकल और इमोशनल जो हेल्थ इम्पैक्ट है लर्निंग पे कर रहे होते हैं, फैक्टर जो अफेक्टिंग कर रहे होते हैं उनको हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा फिजिकल इन्वायरमेंट को डिस्कस करना है, और इसके अलावा हमने ह्यूमनिस्टिक और डायलैक्टिकल इंटरेक्टिव लर्निंग थ्योरीज को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास लर्निंग की डेफिनेशन है। लर्निंग हमारे पास क्या होता है, ये वो चीज़ है जिसमें एक जो पर्सन है अपने नॉलेज और जो उसकी स्किल्स होती है और जो बिहेवियर होता है किसी भी एक्सपीरियंस की वजह से चेंज होता है, उसको कहते हैं कि लर्निंग के मतलब उसने कुछ ना कुछ लर्न किया है, उसके अंदर चेंजेस आई हैं। जिस तरह रिजल्ट के अंदर चेंजेस आते हैं, एक स्टूडेंट होता है बार बार ट्रायल करता है, अगर फेल हो रहा है, अगर वो बार बार ट्रायल कर ले तो पास हो जाता है, उसको कहते हैं लर्निंग। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो स्टूडेंट होते हैं एक्टिवली एंगेज होते हैं एक्टिविटीज के अंदर, जिस तरह रीडिंग करते हैं हम, ठीक है, बुक को रीड करते हैं और राइट करते हैं, और उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं ताकि उसके जो सोल्यूशन है वो हमें मिल सके। और इसके अलावा इससे फिर क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास एनालिसिस होती है या सिंथेसिस मटेरियल होता है वो प्रमोट होता है, और जो क्लास का जो कंटेंट होता है फिर इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं। ये होती है हमारे पास एक्टिव लर्निंग। सबसे पहले लर्निंग है, लर्निंग द प्रोसेस इन विच चेंजेस अकर in knowledge, skills and behavior as a result of experience. उसके बाद एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग इज अ प्रोसेस whereby students engage in activities such as reading, writing, discussion or problem solving that promote analysis, synthesis and evaluation of the class content. उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बेस लर्निंग होती है इसको ये भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मेथड को यूज करके और जितनी भी स्टिमुलेशन होती है मेन की कोऑपरेशन से ये लर्निंग होती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम मेथड ढूंढते हैं कि हम इसको किस तरह सॉल्व करें। इसके अलावा स्टिमुलेशन होती है, और इसके अलावा जितनी रेपरेशन होती है, सारी चीजें मिलकर एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करती हैं। इसको कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। उसके बाद रोल ऑफ द फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ इन लर्निंग है। फिजिकल हमारे पास क्या है, फिजिकल हेल्थ की पहले सबसे डेफिनेशन है, वो इंडिविजुअल जो जिसकी जितनी भी नॉर्मली डेली में फंक्शन होते हैं या एक्टिविटीज होते हैं, अगर उन वो एक्टिविटीज को और फंक्शन को वेल परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको कहते हैं उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है। अ स्टेट ऑफ द फिजिकल वेलबींग इन विच अ पर्सन इज फिजिकली फिट टू परफॉर्म देयर डेली एक्टिविटीज विदाउट रिस्ट्रिक्शन। कोई भी उसकी डिसेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या उसको कोई भी डिजीज नहीं है, वो इजीली अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है डेली की वो परफॉर्म कर लेता है, इसको कहते हैं फिजिकल हेल्थ। उसके बाद इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ में होता है कि वो इंडिविजुअल जो के पर्सन जो अपनी जितनी भी उसकी कोग्निटिव और इमोशनल कैपेबिलिटीज होती है सोसाइटीज के अंदर उसको परफॉर्म करने के लिए, वो अच्छे से उनको पूरा कर लेता है या उसको परफॉर्म कर लेता है, ताकि जितनी भी उसकी डेली लाइफ की डिमांड होती है उनको पूरा कर ले। अगर वो उसकी नेगेटिव थॉट नहीं है उसके अंदर, वो ज्यादा इमोशनली स्टेबल है, जो ओपन माइंडेड है, पॉजिटिव सोच है, उसका मतलब वो इमोशनली हेल्थ। अगर उसको भी कोई भी स्ट्रेस होता है तो वो उससे बजाय के ज्यादा डिसहार्ड नहीं होता, बल्कि उससे कुछ सीखता है कि मैंने इस स्ट्रेस को किस तरह दूर करना है और किस तरह एक प्रॉब्लम को मैंने सोल्व करना है। ये होती है उसकी इमोशनल हेल्थ स्ट्रॉन्ग या उसकी हेल्दी। The sense of the well-being that enables a person to have cognitive and emotional capabilities to function in society and meets the demand of everyday life. इमोशनली हेल्थी पर्सन जो ओपन माइंडेड होता है, ओपन हार्टेड होता है, असर्टिव होता है, प्रोएक्टिव होता है, एक्सप्रेस करता है इमोशन को, अप्रिशिएट जितनी भी उसके इमोशन होते हैं उनको दबा के नहीं रखता बल्कि एक्सप्रेस करता है। अगर उसको कोई भी उसकी कोई फीलिंग्स हैं या फिर इसको कोई स्ट्रेस है या उसको कोई भी परेशानी है तो वो उसको शेयर करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इमोशनल हेल्थ। फिर वही है स्टेट ऑफ द इमोशनल साइकोलॉजिकल वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस। ये वही बात उसने कि जितने उसकी जो लाइफ में स्ट्रेसेस से उसको सामना करना पड़ता है तो उनको इजीली कोप करता है, वर्क प्रोडक्टिवली एंड टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज हर कम्युनिटी, ताकि वो कम्युनिटी के अंदर परफॉर्म कर सके, अपनी कंट्रीब्यूशन कर सके। उसके बाद कोऑर्डिनेशन हमारे पास क्या था जी, जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं या एबिलिटीज होती हैं जो कि अटेंशन के साथ, मेमोरीज के साथ, इवैल्यूएशन, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जितनी भी कंप्यूटेशन या डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होती है उनके साथ कोप करने को कहते हैं उसकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डायलेक्टिकल मेथड ऑफ लर्निंग, जिसमें ये होता है कि जो लर्निंग होती है जब टू और मोर पीपल आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं किसी भी टॉपिक को या किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी मेथड को, तो उसको कहते हैं डायलेक्टिकल। डाया का मतलब दो, दो या दो से ज्यादा।
डायलेक्टिकल मेथड ऑफ लर्निंग अलाउ द अडल्ट लर्नर्स टू एक्सचेंज। जिससे क्या होता है, फिर जो इंडिविजुअल होते हैं या ग्रुप बना होता है फिर लोगों का, तो इस तरह वो अपने आइडियाज आपस में शेयर करते हैं कि इसका ये होगा सोल्यूशन, इसका ये होगा। इस तरह का जो पीपल होते हैं उनका नॉलेज भी गेन होता है और इसके अलावा इंक्रीज होता है और एक्सपीरियंस भी इनको मिलता है। इस तरह उनका जो दूसरों के थॉट्स होते हैं या फीलिंग्स होते हैं उनका भी आइडियाज होते हैं कि वो अगला बंदा पॉजिटिव सोच रहा है या नेगेटिव सोच रहा है। Dialectical method of learning allows adult learners to exchange their ideas, concept, personal and professional experience. उसके बाद डायडेक्टिक मेथड ऑफ लर्निंग क्या है, दिस इज एन इंस्ट्रक्टिव मेथड होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन के जरिए बच्चों को लर्न करवाया जाता है, प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ। जिसमें स्टूडेंट को कोई भी चीज़ अगर थ्योरेटिकल नॉलेज इनको नहीं समझ आ रहा तो फिर इंस्ट्रक्शन के जरिए उनको समझाया जाता है, ठीक है। जी, या जिनकी लर्निंग एबिलिटीज होती हैं वो काम होती है, वो खुद नहीं कर सकते लर्न, तो उनकी हेल्प की जाती है। इसमें ये होता है डायरेक्टिंग मेथड ऑफ लर्निंग में। ये हमारे पास इफेक्टिव मेथड होता है जिसको हम यूज करते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं अनएबल होते हैं कि अपने जो वर्क को या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और टीचर पे डिपेंड करते हैं, उनको टीचर से इंस्ट्रक्शन मिले या टीचर ही उन्हें लर्न करवाए, तो इसको कहते हैं डायरेक्टिंग मेथड ऑफ लर्निंग। तो फिर इनको इंस्ट्रक्शन देके लर्न करवाया जाता है। Is an effective method used to teach students who are unable to organize their work and depend on the teachers for instruction. It is also used to teach basic skills of the reading and the writing. The teacher or the literate is the source of the knowledge. ये बता रहा है कि इसका जो नॉलेज का जो सोर्स होते हैं स्टूडेंट के लिए, या तो लिटरेट होता है या तो टीचर होता है। एंड द नॉलेज इज ट्रांसमिटेड टू द स्टूडेंट थ्रू द डायरेक्टिंग मेथड के जरिए, इंस्ट्रक्शन मेथड। इसको दूसरा इंस्ट्रक्टिव मेथड भी कह सकते हैं या इंस्ट्रक्टिव लर्निंग भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है स्टेजेस ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हमारे पास स्टेज आती है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट होता है ना तो उसके पास कोई नॉलेज होता है ना कोई एक्सपीरियंस होता है, फिर जब लैक ऑफ नॉलेज ही होता है तो उसके पास कुछ भी आइडियाज नहीं है, तो वो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता है, इनकॉम्पिटेंट होता है, उसको कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। तो जब स्टेज 2 में जाता है तो उसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है जब वो फेस करता है प्रॉब्लम को, ठीक है। नॉलेज आ जाता है लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि अब मैंने इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। और थर्ड में उसके पास नॉलेज भी आ जाता है और जो इजीली कम्पीट भी कर लेता है, ठीक है। इस तरह उसकी जो लर्निंग एबिलिटी होती है हर स्टेज में इंक्रीज होती रहती है, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता रहता है। और फर्स्ट स्टेज में जो कि अनकॉन्शियस होता है, अब वो इजीली उसके पास नॉलेज अवेलेबल है या नहीं है तो वो इजीली किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेगा क्योंकि इसके पहले एक्सपीरियंस हो चुका है उस चीज से। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। क्या वो कॉम्पिटेंट है? अनकॉन्शियस अनस्किल्ड है सबसे पहले वही, ठीक है। उसके बाद कॉन्शियस अनस्किल्ड है, कॉन्शियस स्किल्ड है, अनकॉन्शियस स्किल्ड है। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास ठीक है जो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है, इसका मतलब उसके पास अनस्किल्ड बंदा है, उसके पास कोई स्किल नहीं। इसी तरह जो कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है और इसमें इसी तरह वो हमारे पास क्या होता है अनस्किल्ड है। मतलब जो इनकॉम्पिटेंस का मतलब ही कि वो अनस्किल्ड बंदा है, सिमिल, बस बात ये है। उसके बाद हमारे पास स्टेज जो आने फर्दर उसने डिस्कस की है जो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है। इसमें क्या होता है कि ब्लिसफुल इग्नोरेंस होती है, उसे कोई ब्लिसफुल में का मतलब होता है कि वो बिल्कुल अंधा होता है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं होता, इसको कहते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है कि जो उसका कॉन्फिडेंस होता है उसकी एबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा होता है कि वो उसका जो नॉलेज होता है वो इंक्रीज हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी उसको जो होती है वो इंक्रीज थोड़ी थोड़ी होती है, लिटल होती है। और उसके बाद जो एक्सपीरियंस होता है और वो स्किल्स होती हैं वो भी उसके बाद कम होती है। उसके बाद जो सब्जेक्ट के रिलेटेड या किसी भी स्किल्स के रिलेटेड जो डेफिशिएंसी होती है अनअवेयर होता है, उसे पता नहीं होता कि मैं मेरे पास ये चीज़ है या नहीं है, इसके बारे में नॉलेज है या नहीं है, ये होती है इसमें। उसके बाद इसमें जो इनकॉम्पिटेंस होती है और इसके लिए में ये होता है कि अगर आपने लर्निंग स्टार्ट करनी है तो इससे ज़रूरी होता है कि आप कॉन्शियस हो किसी भी चीज़ के बारे में इनकॉम्पिटेंस से पहले, ठीक है। ये होता है। इसमें क्या आता है, दिस इज द स्टेज ऑफ ब्लिसफुल इग्नोरेंस, वी डू नॉट नो बट वी डू नॉट नो। इसका मतलब ये होता है हम नहीं जानते कि हमने क्या करना है। इन दिस स्टेज आवर कॉन्फिडेंस एक्सीड आवर एबिलिटी। इसमें जो कॉन्फिडेंस होता है हमारी एबिलिटी इंक्रीज कर रहा होता है। वी हैव लिटिल एक्सपीरियंस और स्किल्स, हमारे पास एक्सपीरियंस और स्किल्स भी कम होती है और अनअवेयर होते हैं फॉर डेफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट स्किल्स के अंदर। उसके उसके बाद वी मस्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर इनकॉम्पिटेंस बिफोर लर्निंग कैन बिगन एंड द न्यू स्किल डेवलप। उसके बाद स्टेज 2 आ जाती है जिसमें हमारे पास आ जाती है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जिसमें इसके पास नॉलेज तो थोड़ा बहुत होता है लेकिन वो कम्पीट नहीं कर पाता। एज आवर अवेयरनेस इवॉल्व इनटू दिस स्टेज, उससे थोड़ा बहुत अवेयरनेस हो जाती है। वी बिगन टू रियलाइज हो लिटिल वी नो, उससे पता चलता है कि अब मेरे पास थोड़ा बहुत है लेकिन मैं इसे जानता हूँ। इन दिस स्टेज कॉन्फिडेंस ड्रॉप एज वी रियलाइज अवर एबिलिटीज। जब उसे पता चलता है कि मेरी एबिलिटी लिमिटेड है, मैं इस चीज़ को नहीं परफॉर्म कर सकता, मेरे अंदर ये डेफिशिएंसी है,
तो इसका जो कॉन्फिडेंस होता है ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। वो अनकंफर्टेबल फील करता है। वी बिकम अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड रेलिवेंस ऑफ द स्किल्स एज वी आवर डेफिशिएंसी इन दिस एरिया। इस एग्जिस्टेंस से थोड़ी अवेयरनेस हो जाती है और रेलिवेंस भी स्किल्स के बारे में। वी बिगन टू रियलाइज हो मच वी डू नॉट नो, से रियलाइज हो जाता है कि वो कितना जानता है या नहीं जानता। प्रैक्टिसिंग द स्किल्स टास्क ऑल आवर कंसंट्रेशन, और इसमें जितनी भी प्रैक्टिस हमने करनी है स्किल्स की, इस स्टेज में हमें ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, और इसमें ज्यादातर लर्निंग अकर होती है स्टेज 2 में। स्टेज 2 आगे कहता है वी रियलाइज दैट बाय इंप्रूविंग आवर स्किल्स और एबिलिटी इन दिस एरिया आवर इफेक्टिवनेस विल। अगर आप कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं स्टेज में, या अनकंफर्टेबल को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आपने अपनी एबिलिटीज और स्किल्स को इंप्रूव करना है। वी मस्ट मेक अ कमिटमेंट टू लर्न, तो हमने कमिटमेंट करनी होती है कि हमने लर्निंग ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है न्यू स्किल्स की, और मूव करना है कॉन्शियस कॉन्फिडेंस स्टेज के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉन्शियस कॉम्पिटिशन में, पास नॉलेज भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है, स्किल्स भी होती हैं, तो वो इजीली कम्पीट कर लेता है। वी अचीव कॉन्शियस कॉम्पिटेंस इन स्किल्स व्हेन वी कैन परफॉर्म इट कंसिस्टेंटली एट विल। जब हम बार बार एक चीज को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं तो वो हमारी जो होती है वो कॉम्पिटेंट की तरफ मूव कर जाता है। वी कैन परफॉर्म द स्किल्स बट इट टेक्स अटेंशन, इसमें कंसंट्रेशन और अटेंशन की भी जरूरत पड़ती है। और इस स्टेज में क्या होता है, जो हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है वो इंक्रीज आस्ता आस्ता होता रहता है हमारी एबिलिटी के साथ, और जो कंसंट्रेशन होती है या किसी भी स्किल्स को परफॉर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और हम किसी भी असिस्टेंस के बगैर या फोर्स के बगैर उसको परफॉर्म कर सकते हैं स्किल्स को, और हमें रियलाइज हो जाता है कि हमने कितना लर्न कर लिया है। In this stage where many choose to remain, however, true mastery is not attained until the fourth stage learning. आप ट्रू मास्टरी नहीं बन सकते जब तक आपको फोर जो लर्निंग स्टेज उसमें मूव ना कर जाए। उसके बाद फोर्थ स्टेज है जिसमें हमारे पास अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस है, जिसमें बेशक उसके नॉलेज बेशक नहीं है उसके पास होता है, लेकिन उसको अगर कोई भी न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ जाए उसके पास अगर नहीं है तो वो उसको इजीली कर लेता है क्योंकि उसने पहले पीछे जो पीछे होती हैं उसने प्रॉब्लम फेस की होती हैं, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, उसकी इंटरेक्शन हो जाता है कि मैंने ऐसे चीज को हैंडल करना है। इन दिस स्टेज द स्किल्स बिकम सो प्रैक्टिस that it enters the unconscious parts of the brain and it becomes second nature. This is where we can do something effortlessly. इसमें effort की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर या किसी भी फोर्स के बगैर हम इस इजीली इसको परफॉर्म कर लेते हैं, एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। इन दिस स्टेज हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, जो एबिलिटी होती है वो पीक पे गई होती है, हमारा एक्सपीरियंस बार बार इंटरेक्शन हुई होती है, और इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती, और इसके अलावा हम इसके जानने की जरूरत भी नहीं होती कि हमने क्या कितना कर लिया। और इसके अलावा वी ब्लेंड द स्किल्स टुगेदर एंड दे बिकम हैबिट, हमारे साथ जुड़ जाते हैं, आदत हो जाती है इन चीज़ों की। तो इसलिए ये जो फोर्थ स्टेज होती है उसमें हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस जो होता है इंक्रीज होता रहता है, एबिलिटी पीक पे होती है, और इनमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और इसमें जो हमारा माइंड होता है वो यूज्ड हो जाता है। इन दिस स्टेज, दिस इज द स्टेज वेयर द स्किल व्हेन द स्किल्स बिकम ऑलमोस्ट अ हैबिट वी आर एबल टू द सक्सेसफुल विदाउट कंसंट्रेशन, और हम कामयाब हो जाते हैं किसी भी कंसंट्रेशन के बगैर क्योंकि हमारी ये हैबिट हो जाती होती है, एंड आवर कॉन्शियस माइंड इज फ्री टू टेक और ऑन अदर थिंग्स। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिव लर्निंग पे क्या करते हैं, कुछ फैक्टर हैं जो हमारी लर्निंग पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे हमारी जो लर्निंग होती है वो ड्रॉप हो रही होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाती है, हमारे पास टेम्परेचर, लाइट, अगर टेम्परेचर ज्यादा गर्मी तो उनसे पढ़ा नहीं जाता तो ये लर्निंग पे इफेक्ट, या ज्यादा सर्दी है, लाइट अगर लाइट नहीं है, नॉइस है, शोर है, साइलेंस है, डिजाइन, ये सारी ETC। इमोशनल फैक्टर में मोटिवेशन आ जाती है, अगर आपको मोटिवेट नहीं है लर्निंग के लिए, आप रजिस्टर नहीं है, अटेंशन नहीं दे रहे, लाइक्स नहीं कर रहे स्टडी को, या डिसलाइक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपना काम नहीं सही से कर रहे हैं, फिर आपको खौफ है, एंजाइटी, ये सारी इमोशनल फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सोशल फैक्टर में आपके सेल्फ आ जाते हैं, खुद पीयर्स जो ग्रुप पे होती हैं, फ्रेंड होते हैं, टीम हो जाती है, ये सारी इफेक्ट करती हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में आपकी जितनी भी इनटेक फूड ड्रिंक होती है, अगर आप अच्छा खाते नहीं है या माल न्यूट्रिशन है तो आप उसको डिजीज आपको होगी, तो डिजीज या माल न्यूट्रिशन की वजह से आपसे पढ़ा भी नहीं जाएगा। ये सारी चीजें लर्निंग पे, टाइम है, मोबिलिटी, और उसके अलावा परसेप्चुअल लर्निंग, आपका स्टाइल कैसा है। उसके बाद कोग्निटिव फैक्टर है, कोग्निटिव फैक्टर में हमारे पास आ जाते हैं जिसमें करेक्टरिस्टिक जिस पर्सन की परफॉर्म, कोई भी जो इंडिविजुअल होता है उसने अपनी जितनी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है या लर्निंग होती है उसकी जितनी भी करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, उसको कहते हैं कोग्निटिव फैक्टर। इसमें हमारे पास कहते हैं दीज फैक्टर्स हैव टू मॉड्यूलेट द परफॉर्मेंस सच दैट इट बी इम्प्रूव और डिक्लाइन कर सकता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस लर्निंग की अच्छी है या उसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो उसका मतलब उसकी कोग्निशन है वो अच्छी है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी है, तो वो लर्निंग इजीली कर लेगा। इसके बाद दीज फैक्टर इन्वॉल्व कोग्निटिव फंक्शन लाइक अटेंशन, मेमोरी और रीजनिंग होती है। उसके बाद डेवलपमेंटल स्टेजेस आ जाती हैं, एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट स्टेजेस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द एबिलिटी टू लर्न।
जितनी भी डेवलपमेंट, जिस तरह छोटा बच्चा होता है वो जल्दी रन कर जाता है, उसके बाद हम यंग एज में चले जाती है तो हमारी आदत बन जाती है। तो अगर हम छोटी एज में नहीं पढ़ते तो हम बड़े होकर भी नहीं पढ़ते, तो ये तो हमारी फेलियर की तरफ ले जाती है। अगर हम छोटे होते पढ़ते हैं तो हमारी याद हैबिट बन जाती है, तो हम बड़े होकर भी पढ़ते हैं, तो हम इस तरह सक्सेसफुल होते हैं। ये होती है डेवलपमेंटल स्टेजेस में कि लर्निंग किस तरह होती है, ये डेवलपमेंट स्टेजेस पे इफेक्ट करती है। थ्री डिफरेंट ओरिएंटेशन टू लर्निंग आर द पेडागोगी, जिसमें चिल्ड्रन को लर्न करवाया जाता है, जो टीच किया जाता है। एंड्रोगोगी में अडल्ट को, या मिडिल अडल्ट, और जीरोगोगी में जो ओल्ड होते हैं लोग, उनको किया जाता है। टू मीट द हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन नीड्स ऑफ द लर्नर, अ डेवलपमेंटल अप्रोच मस्ट बी यूज्ड। फिजिकल, कोग्निटिव एंड साइकोसोशल मैच्योरेशन मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। हर स्टेज में उनकी जो फिजिकल है, कोग्निटिव है, जो साइकोसोशल मैच्योरेशन है, उनको हमने इंप्रूव करना है, ताकि जो उनकी डेवलपमेंट स्टेजेस के साथ साथ उनकी लर्निंग भी इंप्रूव हो। उसके बाद रेफर टू द हैंड आउट गिवन टू द स्टूडेंट इन हर क्लास फॉर कोग्निटिव एंड साइकोसोशल डेवलपमेंट के लिए देना चाहिए उन्हें। और ये हमारा एंड था। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको फर्दर वीडियो मिल सके।